हेलो दोस्तों, मैं मिंटर नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिंटर नैन्सी फोगाट में। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है वक्त का न्याय। जिस कल्लू भैया ने बेटा ना होने का ताना देकर मेरी माँ को रुलाया था, आज वक्त ने उनके साथ अपना न्याय कर दिया था। आखिरकार आज उम्र के इस पड़ाव पर कल्लू भैया रो क्यों रहे थे? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव में पहुंचने में अभी 1 घंटा बाकी था। मेरा अपना सगा भाई तो था नहीं, 5 बहनें ही थी हम। जब तक माँ बाप थे मायके के दर्शन हो जाते थे। उनके जाने के बाद तो जैसे मैं अपने ही गांव के लिए अजनबी हो गई थी। सालों बाद गांव लौटते हुए मन कल्पनाओं की उड़ान भर रहा था। जाने कैसे लगते होंगे कल्लू भैया। जो घर हमेशा लोगों से भरा रहता था, उसमें अब केवल 3 लोग रहते हैं, कल्लू, विनय और उसकी पत्नी। अब वह कितना सूना लगता होगा, इस बात की कल्पना करना भी मेरे लिए बेहद पीड़ादायक था। अब लग रहा था कि मैं यहाँ आई ही क्यों, जब घर को देखूंगी तो कैसे सह पाऊंगी। जैसे इतने वर्ष कटे कुछ और कट जाते। कभी सोचा भी नहीं था कि अपने घर और जिन भाई बहनों में बचपन बीता उनसे इतने वर्षों बाद मिलना होगा। ऐसा नहीं था कि घर की याद नहीं आती थी, कैसे ना आती। बचपन की यादों से भला कोई अपना दामन छुड़ा पाया है? परंतु परिस्थितियां ही तो हैं जो ऐसा करने पर मजबूर करती हैं कि हम उस बेहतरीन समय को भुलाने में ही सुकून महसूस करते हैं। अब भी अगर कल्लू भैया ने इनके पास फ़ोन ना किया होता तो मैं शायद ही कभी गांव आने के लिए अपने कदम बढ़ाती। 2 दिन पहले शाम की कॉफ़ी पीते हुए मेरे पति ने कहा, तुम्हारे कल्लू भैया इतने भावुक व कमज़ोर दिल के कैसे हो गए? मैंने तो उनके बारे में कुछ और ही सुना था। कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हुए गला भर आया। पूछ रहे थे मोंटी कैसी है, अगर ऐतराज ना हो तो कुछ दिन के लिए भेज दें। बड़ी याद आती है सबकी, घर सूना सा है, बड़ा अकेलापन लगता है। इसकी भाभी के जाने के बाद तो पूरा दिन सड़क ताकते निकल जाता है कि क्या पता कहीं से कोई आ जाए। अपनी आवाज़ सुने हुए भी हफ्तों निकल जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आज कल्लू भैया जैसा इंसान एक निरीह प्राणी की तरह आने का निमंत्रण दे रहा है, और वह भी अकेलेपन का वास्ता देकर। इसके बाद तो रात भर पुरानी बातें याद आती रही। मन घर के बाहर लगे नीम के पेड़ पर जाकर अटक गया, जहां बचपन में निभोली खाते खेलते कूदते रहते थे। एक बार तो मैं और कल्लू भैया होड़ में एक पतली सी टहनी पर खड़े हो गए थे, और उसके टूट जाने पर ऊपर वाली टहनी पकड़े हम लटके रह गए थे। उसके बाद बंटी, सोनू सबने नीचे चादर पकड़कर उस पर कूदवाया था, और घर वालों की मार के डर से खुद ही आपस में एक दूसरे के आंसू पोंछ लिए थे। इन प्यार भरे रिश्तों में नीम की कड़वाहट भी तो कल्लू भैया की वजह से ही आई थी। बचपन से ही कल्लू भैया को अपने आप को सबसे बड़ा और ताकतवर साबित करने की होड़ रहती थी। हठ इतना कि जो कह दिया फिर वो उसी के हिसाब से होना चाहिए। आज वह इस तरह इस स्थिति में कोई पूछने वाला भी नहीं है। कितना अच्छा समय था जब हम छोटे थे। एकता के धागे से बंधा कुल मिलाकर लगभग 27 सदस्यों का संयुक्त परिवार था, जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, 2 ताऊ, 2 चाचा ताई चाची और कुल मिलाकर 15 बच्चे, जो कि भाई बहनों के साथ दोस्तों की तरह मिलकर रहते थे। सगे या चचेरे का कोई भाव नहीं था। कल्लू मेरे ताऊजी के बेटे हैं। पापा और एक चाचा खेती करते थे, बाकी भाई नौकरी। घर में फैसले दादाजी की मर्जी से होते और सारे भाई सिर झुकाकर मान लेते। समय के साथ घर में परिवर्तन आने शुरू हुए। दादी जी की मृत्यु के बाद दादाजी अपने में रहने लगे थे और घर के फैसले बाकी सब पर छोड़ दिए। घर के लड़के गांव छोड़कर बाहर जाने लगे, कोई पढ़ाई के लिए तो कोई नौकरी के लिए। बहनें भी शादी करके ससुराल विदा होने लगी। कल्लू भैया की भी एक दवाई की फर्म में दिल्ली में नौकरी लग गई थी। जब वे भी चले गए तब अचानक एक दिन ताऊजी पापा से बोले, छोटे, अच्छा हुआ कि सभी अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। मैं चाहता भी नहीं था कि आने वाले समय में नई पीढ़ी यहाँ पर बसे। हमने तो साथ निभा लिया, पर ये बच्चे हमारी तरह साथ नहीं निभा पाते। बड़ी मुश्किल से परिवार जुड़ता है, उसमें किसी एक का योगदान नहीं होता, बल्कि सभी का धैर्य, निस्वार्थ त्याग, स्नेह व समर्पण मिलाकर एक एकता रूपी धागे की डोर सबको जोड़ पाती है। वर्षों लग जाते हैं यह सब होने में। वैसे तो दूसरे लोग भी घर से गए थे, पर ताऊजी ने यह बात सिर्फ कल्लू भैया के जाने के बाद कही थी।
यह विचार मेरे मन में तब भी आया था, पर बात आई गई हो गई। पर इसका जवाब मुझे कुछ महीने बाद ही मिल गया था। कल्लू भैया नौकरी छोड़कर वापस गांव आ गए और बोले कि जब सब चले जाएंगे तो यहाँ पर बड़े बूढ़ों की देखभाल कौन करेगा। मैं खेती करूँगा और सबके साथ रहूँगा। उनके आने से घर में सब खुश थे, लेकिन एक ताऊजी को छोड़कर। शायद वो अपने बेटे को ज़्यादा अच्छे से जानते थे। फिर एक दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो घर का माहौल गर्म था। माँ कोने में बैठी रो रही थी। घर के आदमी सब चुपचाप बैठक में बैठे थे। पर आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि साथ होकर भी पांचों भाई चुपचाप बैठे थे और उनमें से कोई भी हंस नहीं रहा था। घर की औरतें भी मिलकर चुपचाप मशीन की तरह काम निपटा रही थी। आज कल्लू ने जमीन अपने नाम कराने की बात उठाई थी और जब पापा ने उसे टोका था तो उसने उल्टे पापा के साथ ही बदतमीजी की। बोले, मुझे तो लगता है आप अपने फायदे के लिए ही हमारे साथ हो। अपनी 5-5 बेटियों की शादी का खर्च जो निकलवाना है, अपना खुद का बेटा तो है नहीं और साथ रहकर खानदान को मैं संभाल रहा हूँ, तो शादी भात सारा बोझ तो मेरे ही सर आएगा और फिर आप अपनी जमीन भी मेरे नाम नहीं कर रहे हो। मेरी माँ जो सब बच्चों को नहलाती खिलाती प्यार लुटाती, जब उनको बेटा ना होने का ताना मिला तो वो भी कल्लू से, तो वो आंसू रोक नहीं पाई। क्या कह रहे हो? बरसों से मैं भी तो खेती में मेहनत करता रहा हूँ, इतनी छोटी बात तुम कह कैसे सकते हो? पापा बस इतना कह पाए थे। पापा की एक आवाज़ पर थर्राने वाले कल्लू भैया की आज इतनी हिम्मत हो गई कि उम्र का लिहाज ही भूल गए। मुझे ताऊजी की कही उस बात का मतलब आज समझ आया था। नई पीढ़ी का रंग सामने आ रहा था। इस घटना के बाद तो धीरे धीरे सब एक घर में होते हुए भी जैसे अलग अलग परिवार थे। रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगी थी। जैसे माएँ जो कल तक सबसे प्यार करती थी, आज वो अपने अपने बच्चों के लिए स्वार्थी हो गई थी। एक अदृश्य सी सीमा रेखा में सभी परिवार सिमटने लगे। बची हुई आखिरी डोर जो अब भी सबको बांधे हुए थी, वो दादाजी के जाने के बाद टूट गई। पापा हमें लेकर शहर आ गए थे और यहीं अपना काम शुरू कर दिया। चाचा जी खेत में मकान बनाकर रहने लगे। ताऊजी अपने बेटे के साथ दिल्ली चले गए। गांव की 30 कमरों की हवेली जो दादाजी ने बड़े चाव से बनाई थी, उसमें अब बस केवल कल्लू भैया, भाई कल्लू, उनके माँ बाप रह गए थे। समय अपनी गति से चलता गया। नाम भर को अब भी ये पूरा एक परिवार था। वार त्योहार, होली, दिवाली सब गांव में इकट्ठे हो जाते थे। दिखावटी ही सही पर मिल बैठकर एक दूसरे का हाल पूछ लेते। उम्र के साथ धीरे धीरे बड़की पीढ़ी के हाथ पैर असक्त होते चले जा रहे थे। मिलना जुलना कम होने लगा। जब आखिरी समय में ताऊजी को लकवा मार गया तो ताऊजी ताईजी माँ पापा के पास आकर शहर में रुके थे और पापा ने भी बड़े भाई के सम्मान में अंत समय तक ताऊजी का साथ न छोड़ा। मैं भी शादी के बाद अपने नए परिवार में रच बस गई और गांव के रिश्ते पीछे छूटते चले गए। समय का चक्कर अविरल गति से चलता चला जा रहा था और आज कल्लू भैया भी उम्र के उसी पड़ाव पर थे जिस पड़ाव पर कभी मेरे पापा अपमानित हुए थे। पर उन्होंने इतने सालों बाद मुझे क्यों बुलाया होगा? क्या कारण होगा? सुबह तक करवटें बदलते देख जब मेरे पति ने कहा कि तुम एक बार गांव क्यों नहीं चली जाती, पुरानी बातें कड़वाहट भुला कर एक बार मिल आओ। बचपन बीता है, वहां जा आओगी तो ये बेचैनी खत्म हो जाएगी। और मैं अपना सामान बांधकर सालों बाद अपने मायके के लिए निकल आई थी। बस से उतरकर अनायास ही मेरे कदम तेज हो गए थे। पुरानी गलियों में यादें तेज भागने लगी। समय के साथ गांव में बदलाव आ गया था। बहुत से अजनबी चेहरे दिखाई दे रहे थे, पर यहाँ वहाँ आज भी पुराने मकान और एकाध जाने पहचाने चेहरे दिख रहे थे जिन पर समय अपनी सिलवटें छोड़ गया था। मोंटी, तू आ गई, बहुत अच्छा किया। मुझे ऐसा लगा मानो ताऊजी सामने खड़े हों। कल्लू भैया ने सिर्फ रंग रूप ताऊजी का पाया था। उठकर वो मेरे लिए पानी लेने चले गए और पानी लेकर आए और फिर पूछा, कैसा लग रहा अपना बचपन का घर? मेरी बचपन की पुरानी हवेली की सिर्फ दीवारें पुरानी थी, उन पर टाइलें लगवाकर उनका आधुनिकीकरण हो चुका था। उपभोक्तावाद की सारी चीजें मौजूद थी। पर्दे नए तरह के थे, आधुनिक डिजाइन के सोफे डल गए थे, पर सब कुछ खोखला लग रहा था। बचपन में जो हवेली बोला करती थी अब वो जैसे मौन हो गई हो।
सामने के आंगन का नीम का पेड़ कटवाकर वहां की जमीन जैसे सजीले पत्थरों के बोझ तले दबी हो। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जिसमें अपनी ही सांसों की आवाजें जैसे भूतिया बनकर कानों तक लौट रही हों। मुझे वह अपनेपन का एहसास ही नहीं हो रहा था, जैसे हमें अपने पास बुलाना उनकी मजबूरी थी। अकेलेपन के अंधेरे से बाहर निकलने का एक प्रयास मात्र था, उसमें अपनापन कहाँ से आएगा। ये सब देखकर मेरी आंखें भर आई थी। काश कल्लू भैया समझ पाते कि रौनक इंसानों से होती है। संगमरमरी दीवारें कितनी भी महंगी हो, बोल नहीं सकती, हंसकर आपके दुख नहीं मिटा सकती, आगे बढ़कर गले नहीं लगा सकती, ना आंसू पोंछ सकती। कितना बदल गया है ना सब कुछ, मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया। सही कहा तूने। कल्लू के चेहरे पर पीड़ा दिखाई दे रही थी, जैसे यही बताने को मुझे गांव बुलाया हो। देखो ना, विनय जिसे अपनी गोद में लेकर बच्चे की तरह लाड़ किया, कभी फर्क नहीं समझा कि वो मेरा अपना नहीं बल्कि बल्लू भैया का बेटा है। आज मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है, कहता है मैंने तो अपनी इकलौती बेटी का मायका बचाने के लालच में लाड़ का ढोंग किया था। भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगा। जमीन का बंटवारा चाहता है। अगर अब बंटवारा हुआ तो ना जाने ये हवेली कितने हिस्सों में बटेगी, और मैं बुढ़ापे में इस हवेली को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। मुझे कुछ जाना पहचाना सा फिर से घटित होता हुआ प्रतीत हुआ, जैसे समय ने न्याय कर दिया हो, जैसे आसमान में कहीं दूर बैठी मेरी माँ अपने आंसू पोंछकर मुस्कुरा रही हो। कल्लू भैया भले ही कहकर भूल गए हों, पर मेरे जख्म आज भी ताजा थे। मन में आया कि आपने भी तो यही किया था, जैसा बोया है वैसा काट रहे हो। पर उसके आंसू देखकर बचपन की याद आ गई, जब नीम पर लटके लटके उसके आंसू देखकर मैं हर हाल में उसे चोट से बचाना चाहती थी। वही भाव फिर से लौट आए। आखिर खून तो अपने ही परिवार का था। दुख में देखकर ताने देने को दिल नहीं चाहा, और मैं बस इतना ही कह पाई, ऐसे कैसे बंटवारा मांग रहा है, हम समझाएंगे विनय को, तू चिंता न कर, तुम यही हवेली में ही रहोगे। तीज त्योहारों पर हम आते रहेंगे ताकि तुझे अकेला न लगे। मैंने अपने बाकी भाई बहनों को कॉल लगा ली थी। रिश्तों पर बरसों से जमी परत धीरे धीरे पिघलने लगी थी, पर आखिरकार इतनी दूरियां पाटने में समय तो लगेगा। काश कल्लू जैसे लोग वक्त रहते रिश्तों की कदर समझ पाते, वरना वक्त तो अपना न्याय एक दिन कर ही देता है। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।